सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और दावा किया है कि उसने इसराइल के 3 फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने अब तक 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है। लबनान में फ़ज़ाई हमले जिसमें हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, अब उसके बाद ज़मीनी हमले शुरू किए हैं, जिससे पहले वो हिज़्बुल्लाह और हमास के रहनुमाओं को निशाना बना चुका है। अब ईरान के तेल के ज़खायर और जौहरी तनसीबात पर इसराइल के मुमकिना हमले का खतरा मंडला रहा है। जंग की घंटियां बज चुकी हैं और खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन मजीद खतरनाक होती जा रही है। सवाल यह है कि यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। क्या यह सिर्फ जवाबी हमलों तक महदूद रहेगी या फिर एक मुकम्मल इलाकाई जंग के दहाने पर हम खड़े हो चुके हैं? और यह कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और रूस इस तनाज़े का हल तलाश करने में बदस्तूर नाकाम दिखाई दे रही हैं। हालात ख़तरनाक हैं। इस वक्त इसराइल ईरान में किसी भी जगह हमला कर सकता है, चाहे वो जौहरी तनसीबात हों या पेट्रोकेमिकल तनसीबात। गर्ज़ कि वो हर शय जिस पर हमले से ईरानी मईशत को नुकसान पहुँच सकता है, इसराइल के निशाने पर हो सकती है। इसराइल जानता है कि ईरान से जंग की सूरत में उसे मगरबी इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। ऐसे में मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल का दारोमदार ईरान और इसराइल के रहनुमाओं के फैसलों पर होगा। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान इस जंग से महफूज रहेगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर, तज्ज़ियाकार, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हुसैन हक्कानी साहब, जो बैनुल अक़वामी उमूर पर गिरफ्त रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। हक्कानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हक्कानी साहब, इसराइल और ईरान मशरिक़ वस्ता में इलाकाई जंग के दहाने पर पहले कभी इतना करीब नहीं आए थे जितना अब ये पहुंच चुके हैं। ईरान ने 2 मरहलों में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर दिए। अब लगता यह है कि तमाम फरीक अक्सर अपने जो हमले होते हैं उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक साबित करने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 7 में आर्टिकल 51 के तहत वो अपना दिफा का हक करार देते हैं। इस प्रोसेस को जो हम देखते हैं दुनिया में, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ये करती है, क्या इसको कानूनी तौर पर जायज़ करार दिया जा सकता है? और क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की रूह से दुरुस्त है या इसका कोई कानूनी जवाज़ मौजूद है? बैनुल अक़वामी कानून के बारे में हम हमेशा तलबा को ये बताते हैं कि ये वो कानून है कि जिसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वॉलंटरी है, मतलब मुल्कों को अपनी मर्जी से इसको मानना होता है। और दूसरे ममालिक अगर इकट्ठे होकर मनवा सकें तो फिर तो दबाव डल सकता है किसी मुल्क के ऊपर। लेकिन बैनुल अक़वामी कानून का सबसे ज़्यादा असर सिर्फ अखलाकी होता है। अगर हर फरीक ये तय कर ले कि हमें इस कानून की पाबंदी नहीं करनी, तो फिर वो कैफियत पैदा होती है जो हमें और आपको साफ नज़र आ रही है। इसराइल इस वक्त ये कहता है कि हमारा दिफा मुकद्दम है, हम किसी और की बात इस मसले में नहीं मानेंगे। अमेरिका उसके ऊपर एक हद से ज़्यादा दबाव डालने को तैयार नहीं है। यूरोपीय ममालिक भी कुछ नहीं कर सकते, तो उनका हाथ कौन रोकेगा? दूसरी तरफ ईरान ने भी बहुत सारे मामलात में बैनुल अक़वामी कानून को नज़रअंदाज किया है। कहीं बैनुल अक़वामी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे मुल्कों में मिलिशियाज और फ़ौजें तैयार करें और उनको सेंट्रली डायरेक्ट करें अपने यहाँ से बैठ के, और ख़ुद अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ भी उनको इस्तेमाल करें, जैसे कि हिज़्बुल्लाह का मामला था। तो फिर 7 अक्टूबर पिछले साल जो हमास ने किया था वो भी बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस बात को ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए कि फ़िलहाल बैनुल अक़वामी कानून मशरिक़ वस्ता में मुअत्तल हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या हम आने वाले बड़ी जंग देख रहे हैं, और हम समझना ये भी चाह रहे हैं कि ईरान की इन हमलों के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। दे हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क, क्योंकि इसराइल जैसे मुल्क पर हमला किया, आयरन डूम को बाईपास किया, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं बड़ी जंग नहीं देख रहा। मैं ईरान के इस जवाबी हमले को सिर्फ ईरान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के तकाजे के तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि ईरान को बार बार हजीमत का सामना करना पड़ा। इस्माइल हनिया उनके मेहमान थे और वहाँ मारे गए। इसी तरीके के साथ हसन नसरुल्लाह, इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ात और हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद उनको इसराइल ने ढूंढ के उनको ख़त्म कर दिया। तो
उसके बाद खुद ईरान के जो रहबर हैं उनकी जान के बारे में भी लोगों ने कहा कि वो भी खतरे में है। ऐसी सूरत हाल में ईरान के पास और कोई चारा नहीं था कि वो ये दिखाए कि हमारे पास भी कोई ताकत है। रह गई ये बात कि जी आयरन डोम पास कर लिया वगैरह वगैरह। हकीकत ये है कि इसराइल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई उनका बहुत बड़ा उनकी जो दिफाई कैपेबिलिटी है उसको नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं 180 से 200 के करीब मिसाइल मारे गए। अगर उनमें से सिर्फ 5-7 ही वहां गिरने थे तो फिर उस लिहाज से तो ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, फायदा कोई नहीं दिया। लेकिन अपनी राय आम्मा को और मुस्लिम ममालिक में उन तमाम लोगों को जो चाहते थे कि कोई ताकत का मुजाहरा करे, इसराइल का हाथ रोके, इसराइल इतनी ज्यादती कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, उसका भी कोई मुकाबला करे, उनको दिखाने का तकाजा उन्होंने पूरा कर लिया। अब गजा में इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ जुनूबी लुबनान में उनको हिजबुल्लाह की तरफ से मज़ाहमत का सामना होगा, लेकिन ताकत का जब मुकाबला होता है तो ज़्यादा ताकत वाला कामयाब होता है। ईरान के लिए इतना आसान नहीं रहा हिजबुल्लाह के लिए असलाह और सामान फराहम करना, क्योंकि लुबनान की जो हुकूमत है उसने उनके जहाज़ों को रोकने से उतरने से मना कर दिया है। ऐसी कैफियत में इसराइल कुछ अरसे तक लगेगा कि उसको फौजी बालादस्ती हासिल है, उसके बाद उसको उस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना वो कई सालों से कर रहा है कि ताकत का मुजाहरा वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हर दफा जंग का अंजाम हमेशा एक मज़ाकरात की शक्ल में आता है कि आइंदा क्या होना है और वहां क्या करना है। उस बारे में इसराइल की अपनी राय आम्मा में बहुत ज्यादा तकसीम पाई जाती है। तो वसी तर जंग मुझे नहीं नजर आ रही, लेकिन इस बात का इम्कान जरूर नजर आ रहा है कि ईरान पर भी दबाव बढ़ेगा कि दूसरे कहेंगे कि भाई कब तक तुम ये काम करते रहोगे, और जो उनकी मिलिशियाज वगैरह हैं जिनको उन्होंने कई साल से पाला है, हुथी हैं, यमन के हिजबुल्लाह है, लुबनान की, इराक में और शाम में मुख्तलिफ मिलिशियाज हैं, उनको उनकी अपनी हुकूमतें कहेंगी कि भाई कुछ जरा अपना हाथ रोको, क्योंकि हम भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें कोई दूर से बैठकर हमारे यहाँ लोगों को मारता चला जाए। और तो इसराइल को ये तय करना होगा कि क्या वो फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर आमादा है या नहीं, या वो हमेशा हालत जंग में रहना चाहता है। तो ये अब क्या मतलब इसराइल ईरान की क्या जौहरी तनसीबात पर भी हमला करेगा, और क्या आलमी ताकतों को भी अपना इसमें अब कोई रोल अदा करना पड़ेगा? क्योंकि दूसरी जानिब जैसे कि माजी में अमेरिका ने इसराइल को एक लोकलाइज्ड अटैक्स की इजाज़त दी हुई थी, क्या अमेरिका इसराइल को ईरान पर हमले से रोकने में कामयाब हो सकेगा, कुछ रोल प्ले करेगा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या अमेरिका रोक सकेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने कह तो दिया है कि आप ना करें। अब अगर नेतन्याहू साहब ने सोचा कि नहीं मैं तो करूंगा, तो उनको रोकना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी जहन में रहे कि ईरान इसराइल से काफ़ी दूर है, बहुत सारे ममालिक रास्ते में आते हैं। अगर वो मिसाइल यूज़ करते हैं तब भी, और अगर हवाई जहाज़ यूज़ करते हैं एयरफोर्स के, तो तब भी काफ़ी उनको दिक्कत का सामना होगा। अपने पड़ोसी ममालिक की हिमायत और हमदर्दी और ताउन हासिल करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि इतनी आसानी से वो ताउन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये मामला कि एक लामुतनाही जंग हो, इसकी भी इजाज़त मेरा ये ख्याल है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब देने वाली नहीं है। सब मिलकर बिलाखिर बात करेंगे, जिस पर असर चलता है। रूस और चीन ईरान से बात करेंगे, अमेरिका इसराइल से बात करेगा, और कोशिश ये होगी कि सब इस बात की तरफ आएं कि मुस्तकबिल का कोई मुत्तफ़िक़ा नक्शा बनाने की कोशिश करें। और मुत्तफ़िक़ा चीज़ हमेशा वो होती है जिसमें हर एक को कंसेशन देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान की ये बात मान ली जाए कि इसराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और ना ही इसराइल की ये बात मानी जा सकती है कि वो जितनी चाहें सरजमीन फ़लस्तीन की अपने साथ मिलाते चले जाएं, उस पर सेटलर बिठाते चले जाएं, और जहाँ चाहें जिसको चाहें उसको निशाना बना लें, बग़ैर मकामी हुकूमतों के ताउन और मंजूरी के। तो ये सब जो है ये एक तवील तर बात है। अभी तो इसराइल की ताकत का मुजाहरा हो रहा है, उनकी आला टेक्नोलॉजी का मुजाहरा हो रहा है, और अगर उनके पास ये ताकत और ये टेक्नोलॉजी है कि वो इस ईरान तक जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाएं, तो मुमकिन तो ऐसा है। लेकिन क्या ऐसा करना इसराइल के मफाद में भी होगा या नहीं, ये अलग है।
राइट, सो एंड गेम अपेरेंटली आपके ख्याल में यही नज़र आ रही है कि दोनों को पीछे हटना होगा, थोड़ा सा स्टेप डाउन करें दोनों, और बड़ी फोर्सेस को अपना रोल प्ले करना है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको तो इसराइल की जानिब से पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया गया है, तो बैकडोर क्या डिप्लोमेसी काम करेगी? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो अपना रोल प्ले करने में इस वक्त हमें नाकाम ही नज़र आ रहा है। और ये भी कि क्या इस खत्ते में कोई मतलब रीसेट भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इसके असरात से बचना है। पाकिस्तान कैसे इसके असरात से महफूज रह सकता है? अब्बासी साहब, ये देखें, आप मीडिया के आदमी हैं और अब ये 24 घंटे का मीडिया हो गया। एक ज़माना था कि जब हमने सहाफ़त शुरू की थी तो फिर दिन में एक अखबार आया करता था, अगली सुबह को तैयार होकर थोड़ा बहुत टीवी होता था, लेकिन उसमें भी एक खबरनामा हुआ करता था 1 घंटे का। अब ये है कि हर आदमी को हर वक्त खबर चाहिए। तो क्योंकि हर वक्त खबर चाहिए, इसलिए हर लम्हा ये लगता है कि जैसे हर मिनट पे कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, जो कि हकीकत नहीं होती दुनिया की। तो जो प्रोसेस है मुज़ाकरात का, बैकडोर डिप्लोमेसी का, बातचीत का, सौदेबाजी का, ये बहुत ही आहिस्तगी के साथ होता है और ख़बरें बहुत तेज़ी के साथ आती हैं। आप देखें कि ईरान ने एक बैराज करने के बाद मिसाइल का दोबारा कुछ नहीं किया, यानी एक रात किया, उसके बाद अपना हाथ रोक लिया। क्यों? तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और उसके बाद किसी को भेजा पैगाम दे करके ये बात। और आपको पता है कि जो मुतहारिब मुल्क होते हैं वो भी आपस में पीछे राब्ते रखे हुए होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, किसी एंड गेम की तरफ जाना होगा। ईरान भी अगर मुकम्मल तबाही की दहाने पर नहीं पहुंचना चाहता, देखें इसराइल ने ये तो दिखा दिया कि हम आपके लोगों को आप ही के मुल्क में ढूंढ के और उनको मार सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान क्या आगे बढ़ना चाहेगा? ये ठीक है कि उन्होंने जो जज्बाती फ़ज़ा कायम की हुई है उसके अंदर उनको यही कहना होता है कि हम बस जीतने वाले हैं, जीत रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और इसी तरीके के साथ इसराइल को भी पता है कि हम 9 मिलियन लोगों का मुल्क हैं, हम सारी दुनिया से हर वक्त नहीं लड़ सकते। फौरी कामयाबियों के बाद हमें भी लॉन्ग टर्म किसी किस्म की मनसूबाबंदी करनी है। तो बिलाखिर कोई ना कोई ठहराव इस मामले में आना ही पड़ेगा। रह गया आपका ये सवाल कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि वो इस वक्त को बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ना हमारे पास वो इक़्तिसादी यानी डेप्थ है कि जिसके नतीजे में हम अरब ममालिक को कह सकें कि तुम ये करो ये ना करो। ना ईरान हमारी बात इस वक्त मानने वाला है और इसराइल से तो हमारे कोई ताल्लुकात हैं ही नहीं। ऐसी फ़ज़ा में अलावा इसके कि हम अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में बयान देते रहें, हमें कोई और किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके असरात से महफूज रहने का तरीका भी यही है कि हम इस जंग के अंदर को बहुत ज़्यादा कूदने की कोशिश मैं मतलब पाकिस्तान में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक टर्मोइल जो इस वक्त हमारे सामने चैलेंजेस हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यही चीज़ें हमें नहीं छोड़ रही। इस सूरत हाल में हम कैसे इंटरनेशनल मामलात में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट हाउ डू यू सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान? ये जो इकनॉमिक फ्रंट पर IMF से अभी हमें रिलीफ मिल गया है, अब आगे हमें रिफॉर्म्स करनी है, चीज़ों को बेहतर करना है, पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना है, हमें रिलीफ मिल चुका है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, तसादुम है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्रंटेशन जो चल रही है, इसका क्या हल है? कैसे हम इससे निकल सकते हैं सारे प्रोसेस में? देखिए, जो पोलराइजेशन और कन्फ्रंटेशन यानी महाजराई और कुतबियत, इनका इलाज तो सिर्फ मुज़ाकरात होता है। और जब कोई फरीक इनकार कर दे मुज़ाकरात से, जब कोई फरीक कहे कि नहीं मैं तो अपने दूसरों को इस काबिल ही नहीं समझता कि उनसे बातचीत करूँ, मैं फ़लाँ से तो बात कर लूँगा लेकिन फ़लाँ से नहीं करूँगा, और कुतबियत को कायम रखना चाहे, तो फिर उसको बाकी सब मिलकर उसको झुकाकर उस मकाम पर लाने की कोशिश करते हैं जहां वो बातचीत के लिए तैयार हो। यही पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि बिलाखिर पाकिस्तान के मसले का अगर कोई तवीलुल मियाद हल है तो वो तो यही है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें कुछ सियासी उसूलों पर इत्तेफाक करें, कुछ रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तेफाक करें। जो मुख्तलिफ कौम के इदारे हैं, मसलन अदालतें हैं, अदालतें उनका काम कानून के मुताबिक फैसले देना है, वो सियासत करनी बंद करें। वज़ीर आज़म को घर भेजना जो है वो अदालतों का ना इख्तियार है ना आइन के मुताबिक है, लेकिन उन्होंने माजी में ये किया है, उनको उससे बाज आ जाना चाहिए। इसी तरीके के साथ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी
अब कौमी सलामती के मामलात के अलावा बाकी चीज़ों में उस तरह से मदाखलत नहीं करनी चाहिए जिस तरह वो करते रहे, लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। तो अभी तो हम इस पर, वो मुझे कभी कभी शेर याद आता है कि सुलगेगा दिले ज़ार, जलन और बढ़ेगी, महसूस ये होता है घुटन और बढ़ेगी, और सोचों की तमाज़त से झुलस जाएगा हर शख्स, हालात के सूरज की चुभन और बढ़ेगी। और फिर उसके बाद शायद लोग छांव में आने के लिए तैयार हों, मफाहिमत की छांव, मज़ाकरात की छांव। ठीक सर, लेकिन ये आपने दबे लफ्ज़ों में जो है वो सियासी मंजरनामे पर रोशनी डाली है ज़रा, और सियासी फरीकैन का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में वाकई ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, या अब हम पॉपुलिज्म का शिकार हो चुके हैं, उसके इर्द गिर्द हमारी सियासत घूम रही है? असल मसला तो पॉपुलिज्म ही की वजह से पैदा हुआ है ना। अगर आपको याद हो तो 90 की दहाई में दो बड़ी पार्टियां थीं, वो एक दूसरे से झगड़ती थीं और उनको एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती थी, वो एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करती थी एक दूसरे के खिलाफ। 99 के बाद उनको समझ में आ गया, जब जनरल मुशर्रफ ने इख्तियार संभाल लिया, कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट हमें लड़ाकर खुद अपना मकसद पूरा करती है। उन दोनों पार्टियों ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर लिए, तो एक नया फरीक आ गया, आया तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, लेकिन उस नए फरीक ने एक नई फजा पैदा कर दी कि भाई मेरे अलावा बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, गद्दार हैं। अच्छा, अब उस फजा में एक पॉपुलिज्म तो पैदा हो गया, लेकिन फिर पॉपुलिज्म को बरकरार रखने के लिए उसको ये बात कहनी जरूरी है दोबारा कि नहीं, मैं तो इन लोगों से बातचीत नहीं करता जिनको मैं चोर, डाकू और गद्दार समझता हूँ। लेकिन अब कोई और उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्ट होकर वापस आए, एस्टेब्लिशमेंट तो उनको दोबारा इख्तियार की कुंजियां नहीं देगी। एक ही उम्मीद है कि अपने सपोर्ट को वोटों में तब्दील करें और इलेक्शन जीत के आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी तमाम सियासी पार्टियों के साथ उनकी इतनी मफाहमत ज़रूर हो कि अगले इलेक्शन के मौके के ऊपर सारी पार्टियां कहें कि हाँ, हर पार्टी को जितने जितने वोट मिलते हैं उतने उतने तनासुब से उसको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अब अगर हम सियासत को पार्लियामेंट के जरिए नहीं करेंगे, सिर्फ साजिशों के जरिए करेंगे, तो साजिशों में तो वही कामयाब होगा। जैसे मैंने जंग के बारे में कहा था कि जंग में वो कामयाब होगा जिसके पास ताकत ज्यादा होगी, उसी तरह से साजिशों में वो कामयाब होगा जिसके पास वसाइल ज्यादा होंगे और जिसके पास हालात के ऊपर असरअंदाज होने के तरीके ज्यादा होंगे, और वो या एस्टेब्लिशमेंट होगी या वो पार्टियां होंगी जो इख्तियार में हैं। तो हुसैन हक्कानी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी गुफ्तगू उनकी सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टैक्स कलेक्शन की बहुत बात होती है। ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई थी हुकूमत ने, लेकिन वो स्कीम का क्या स्टेटस है? ताजिर एहतजाज करते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते? और अगर जब तक टैक्स नहीं दिया जाएगा तो ये मुल्क आगे से कैसे बढ़ेगा? और IMF की भी एक बड़ी कंडीशन में से ये कंडीशन है कि आप अपनी टैक्स कलेक्शन को अच्छा करें और ब्रॉडन करें टैक्स नेट को। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे पैनलिस्ट आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? हमारे कर्जे आसमान को छू रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर चंद साल बाद हमें IMF के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी मईशत में कोई बड़ा खला है जो पुर नहीं हो पा रहा? जवाब सादा है। मुल्क में एक बड़ी तादाद टैक्स देने से कतराती है। रिटेल और होलसेल सेक्टर, जो हमारी GDP का 20% हिस्सा है, मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जब बात टैक्स देने की आती है तो उनका हिस्सा सिर्फ 4% रह जाता है। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई ताकि इन 3.2 मिलियन गैर रजिस्टर्ड ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जा सके, जो अभी तक इस निज़ाम से बाहर है। लेकिन क्या ये स्कीम कामयाब हो रही है? हकीकत कुछ और बताती है। पहले 5 माह में FBR ने 42 शहरों में टैक्स रजिस्ट्रेशन मुहिम के जरिए 64,000 ताजिरों को रजिस्टर्ड किया। शुरू में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी में रजिस्ट्रेशन का अमल किया गया। बाद में यह दायरा मजीद 36 शहरों तक बढ़ाया गया। लेकिन एक चौंका देने वाला नुक्ता इसमें यह है कि इन तमाम ताजिरों से माहाना औसत टैक्स सिर्फ 2,432 रुपये वसूल किया गया। अब आप खुद सोचें, अगर हमारा टैक्स नेट इतना छोटा और नाकिस है तो हम माशी तरक्की कैसे कर सकते हैं? इसीलिए IMF के कर्जों में डूबते जा रहे हैं हम। एक और तशवीशनाक बात इसमें यह भी है कि हुकूमत की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन टैक्स जमा करने की शरह इंतहाई कम है।
42 शहरों में तकरीबन 5,03,000 रुपए का टैक्स 207 ताजरों से वसूल किया गया है। क्या ये कामयाबी मिली है? पहली नज़र में स्कीम सादा नज़र आती है। दुकानों की मार्केट वैल्यू और फ़रोख्त के मुताबिक माहाना 1,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का फिक्स टैक्स मुकर्रर किया गया है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा मामला है? ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है और पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़तालें हो चुकी हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि छोटे दुकानदारों को माहाना 60,000 रुपये टैक्स अदा करने के नोटिस मिल रहे हैं, जो उनके लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उनका मुतालबा है कि FBR फ़ौरन नोटिस ले और स्कीम के नफाज में कम से कम 3 माह की ताख़ीर की जाए। यही सवाल उठता है कि क्या टैक्स की शरह ज़्यादा है? FBR के मुताबिक 78% इलाकों में सिर्फ 5,000 रुपये माहाना टैक्स मुकर्रर किया गया है। 14% इलाकों के लिए 10,000 रुपये और सिर्फ 3% इलाकों के लिए 60,000 रुपये माहाना टैक्स मुकर्रर किया गया है। फिर असल मसला क्या है? असल मसला ताजरों का यह मुतालबा है कि उन्हें एक फाइनल टैक्स रेजीम दिया जाए। एक बार टैक्स अदा करें और मजीद हिसाब किताब ना हो, एक फिक्स किस्म का उनके साथ प्रोसेस चले। लेकिन यह अब मुमकिन नहीं रहा क्योंकि IMF इसकी मुखालफत करता है। इसी वजह से एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रेजीम का वादा भी वापस लिया गया है। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का असल हल टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, वसी करना है। मुल्क के 3.2 मिलियन गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना होगा। इस मज़ामत को ख़त्म करना होगा। हम मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम अब तक टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ाहिर अवाम के लिए भी अब बस होती जा रही है और ना ही IMF हमें इतनी रियायत देगा। ये वक्त है कि ताजर बरादरी जो मुल्क की मईशत में 20% हिस्सा डालती है, अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और अपने हिस्से का टैक्स अदा करे। अगर ये निज़ाम बदला तो मुल्क कर्जों में डूबता चला जाएगा और अवामी गुस्सा सड़कों पर निकल आएगा। ताजरों को अब अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी क्योंकि ये मुल्क उनका भी उतना ही है जितना टैक्स देने वालों का, और उन्हें अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना होगा, वरना हम सिर्फ कर्जों में डूबते चले जाएंगे और पहले से टैक्स देने वाले अवाम को मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो हकीकत है जिसका सामना हमें अब करना होगा। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं RCCI चैम्बर के रावलपिंडी उस्मान शौकत साहब, नईम मीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के और चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। इन दोनों से हम इस मामले के ऊपर बात करेंगे। आई विल स्टार्ट विद यू उस्मान शौकत साहब। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारा प्रोसेस है इसमें किस तरीके से जो है कैसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि ताजर भी ताउन करें, हमारा टैक्स नेट ब्रॉडन भी हो और हमें जो है वो IMF से कर्जे भी लेने पड़ते हैं और खिफत भी उठानी पड़ती है। इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन? जी थैंक यू आदिल बाजी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम जो ताजिर बिरादरी है और बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त कंसर्न है कि डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन हमारी नीड है। कोई भी गवर्नमेंट, हम ये सब जानते हैं, नहीं चल सकती जब तक टैक्स कलेक्शन सफिशिएंटली ना हो, जो हमारे मुल्क में नहीं है। और मैं आपसे एग्री करता हूं कि इसमें जो टैक्स नेट ब्रॉडन करने वाली बात है, हमें उसी को फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो ये है कि जो आपके लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं को स्क्वीज किया जा रहा है और उन्हीं से मैं तो कोअर्सिव टैक्टिक्स कहूंगा के तहत मजीद टैक्स लिया जा रहा है। अब जो 30 सितंबर डेडलाइन थी, आपको पता है अभी हमारी जो गोशवारों की, अगर मैं आपको लेटर का कंटेंट दिखाऊं जो लोगों को आए, तो उसमें जो वर्डिंग्स हैं मैं तो समझने से कासिर हूं कि ये कौन गाइड करता है। उसमें लिटरली ऑलमोस्ट थ्रेट्स हैं कि जी आप अगर 30 सितंबर को नहीं जमा कराएंगे तो आपकी मोबाइल सिम भी बंद कर दी जाएगी, आप 30 सितंबर को नहीं जमा कराएंगे तो आपके सफर और उम्रे पे पाबंदी हो जाएगी आपकी। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की स्टेटमेंट से आप जब करंट टैक्स पेयर को आप ऐसे लेटर्स लिखते हैं और जो अभी आपके टैक्स नेट में लोग हैं, मुझे वो लेटर आया, सबको आया जो टैक्स नेट में मौजूद हैं लोग, तो आप क्या समझते हैं कि वो इंप्रेशन जो टैक्स नेट से बाहर है उस पर क्या जाता है? और ये बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त टैक्स नेट वाइडन इसलिए भी नहीं हो रहा कि जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं वो कहते हैं कि जनाब जो हमारे साथ टैक्टिक्स हैं करंटली FBR के और जिस तरह हमारे साथ सलूक हो रहा है और हमें ही स्क्वीज किया जा रहा है, तो वो आउटसाइड ऑफ द टैक्स नेट तो कोई आने को तैयार ही नहीं है टैक्स में। जब वो देखता है कि यार टैक्स नेट में जाने के बाद ये हाल है,
दिस इज बिकॉज गवर्नमेंट इज अनएबल टू इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्सेशन। हम हमेशा से ये कहते हैं, अलमिया हमारा यही है कि हम एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन कंट्री है। दुनिया में आपकी टैक्सेशन मेजॉरिटी इज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। हमारे यहाँ चूंकि हम समझते हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम अपने इदारों को उस हद तक इवॉल्व नहीं कर पाए कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे बिलीव करते हैं, सेल्स टैक्स पे बिलीव करते हैं। तो अब एक आम ताजिर तबका जो एक बात करता है कि जी मैं तो अपने बच्चे की फीस पे भी टैक्स देता हूं, मैं तो जो खाना खाता है उस पे भी टैक्स देता हूं, मैं तो सिम पे भी टैक्स देता हूं, तो आप कैसे कहते हैं मैं टैक्स नहीं देता? टू सम एक्सटेंट उसकी बात ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन काफी ज्यादा है। लेकिन उस्मान शौकत साहब ये बताएंगे फिर टैक्स नेट को ब्रॉडन कैसे करें? ये जो डेफिसिट है इसको कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि जो ताजिर जिनको जो टैक्स देना चाहिए, अगर वो भी वो टैक्स नहीं दे रहे तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके मसले के हल आई बिलीव एक रैशनल आपकी जो है टैक्सेशन सिस्टम है। आपने ताजिर दोस्त स्कीम की बात की, ताजिर दोस्त स्कीम क्यों फेल हो गई या क्यों उसके वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सके? देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी ताजिर या छोटा ताजिर या पाकिस्तान में ताजिर बरादरी टैक्स नहीं देना चाहती। बिल्कुल गलत है। अब ताजिर बरादरी भी ये जानती है कि टैक्सेशन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन वो इर्रेशनल टैक्सेशन से डरते हैं। मिसाल मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें रैशनलाइजेशन के लिए, बढ़ाने के लिए ये करना है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हमें कुछ स्टेप्स तय करने पड़ेंगे। एक आपने बताया 60,000 का नोटिस आया। अब मैं उसमें आपको अनॉमली बताऊं कि हमारे यहाँ पे रावलपिंडी शहर में उन्होंने दुकान के साइज से टैक्स नोटिस भेजे। अब एक दुकान में जो है वो लिटरली आप समझ लें कि चिप्स और चॉकलेट्स बिक रही हैं, और साथ वाली दुकान में ज्वेलरी की शॉप है, साइज एक है। हाउ कैन बोथ गेट 60,000? मेरा सवाल ये है कि दोनों में आपको रैशनलाइजेशन करनी है। एक की कमाई बहुत ज्यादा है, एक की कमाई बहुत कम है, आप दोनों को बराबर दे रहे हैं। इस तरह की अनोमलीज को एड्रेस करने की जरूरत है। ये हैं और ये जैसे एड्रेस होंगी तो इंशाल्लाह टैक्स लेकिन सर एक सवाल ये उठ रहा है ना यहाँ पे कि 20% जीडीपी का पार्ट है ताजिर बरादरी और टैक्स जो है वो 4% रिकवरी हो रही है। मुझे नईम साहब बताइएगा कि ये कैसे होगा? ये तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है ना। और ताजिर बरादरी को अब खुद भी ये सोचना होगा ना किसी तरह किसी सोल्यूशन पे पहुंचना होगा। ठीक है, स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, बातचीत करें, लेकिन ये तो है ना कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है टैक्स देने का। जो लोग टैक्स नेट में आ गए बस वही आ गए, या सैलरीड क्लास है वो देती है। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो ताजर हैं वो टैक्स देने की नीयत करें, और जो ताजर रहनुमा हैं, जो चैम्बर्स के हमारे ओहदेदारान हैं, वो ट्रू लीडरशिप का मुजाहरा करें, और जिसको गलत कहना है उसे गलत कहें, जिसको ठीक कहना है उसको ठीक कहें। वो पॉपुलिज्म के पीछे ना दौड़ें, क्योंकि रियासत का जो इस वक्त मसला है वो है ही ये कि हम सच नहीं बोलते, हमारे ताजर रहनुमा भी सच नहीं बोलते। अभी मेरे ये फाजिल दोस्त हैं, ये फरमा रहे थे कि ऑलरेडी जो फाइलर्स हैं उन्हीं पर बर्डन आता है। तो मैं इनको गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं वो तो एक मसला है ही है रियासत के लिए, लेकिन ये फाइलर्स भी बहुत बड़ा मसला है। इन्होंने कवर ले लिया फाइलर्स का और टैक्स अवेड करना शुरू कर दिया, मिस डिक्लेरेशन शुरू कर दी, अपनी सेलें छुपाते हैं, अपना टर्नओवर टैक्स जो है वो पूरा अदा नहीं करते हैं, जिन विद होल्डिंग टैक्सेस की कटौती करनी है जो इनके जिम्मे है, यानी जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो कंप्लायंस करनी है वो इन्होंने नहीं की होती। और इसी तरह देखें कि वो टैक्सेस जो इकट्ठा होने हैं यहाँ से वो पूरी मिकदार में इकट्ठा नहीं होते, इनका कोई खाता सीधा नहीं होता, इन्होंने अपने अखराजात बेशुमार डाले होते हैं, और फिर जब इनको नोटिस आते हैं तो ये कहते हैं जी कि ऑलरेडी जो टैक्स फाइलर्स हैं ये इन्हीं पर बर्डन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अनजस्ट बात है। हम सब जानते हैं, मैं भी एक ताजर हूँ, जो पिंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं ये भी एक ताजर रहनुमा है। हम सब जानते हैं कि हमारे खातों के क्या हाल हैं, हमारी रिटर्न्स के क्या हाल हैं। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें, दिल जरा खोल के बात करें। अब ये स्कीम फेल क्यों हो गई? फिर ये स्कीम फेल नहीं हुई। इस स्कीम के बहुत जबरदस्त पार्ट थे जो कबूल किए गए। पहला पार्ट था कि एक डिजिटल इनिशिएटिव था रजिस्टर्ड करने का, नॉन फाइलर्स को उनको रजिस्टर्ड किया गया। फिर आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म दिया गया ताकि लोग फाइलर बन सकें और अपने टैक्सेस में कमी करवा सकें। जब टैक्स लगाने की बात आई तो बदकिस्मती से चूंकि टैक्स देने की आदत भी नहीं है और नीयत भी नहीं है, तो उसको जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया। एक निशानदेही इन्होंने की कि जी जब एक ही बाजार में
आपने तमाम दुकानों पर एक ही शरह से टैक्स लगा दिया तो ये ज्यादती थी। तो इसमें रिव्यू का मैकेनिज्म भी बना दिया गया और इन्हीं के ताजर नुमाइंदों को कहा गया कि आए बैठें बात करें और बात करने के बाद ही टैक्स का निफाज होगा, टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन उस रिव्यू के मैकेनिज्म को भी कबूल नहीं किया गया। आप फिक्स टैक्स की बात करते हैं और भाई फिक्स टैक्स तो मिफ्ता इस्माइल ने बिजली के बिलों में लगाया था, तो आप तो सारे एहतजाज करने के लिए जो है बाहर निकल आए और आपने टायर जलाए और आपने क्या क्या नहीं किया। यानी वो बिजली के बिलों पर जो फिक्स टैक्स लगा वो भी आपने अदा नहीं किया। दुकान के रकबे के एतबार से जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात आई तब फिर बाहर निकल आए, फिर एहतजाज किया कि नहीं जी रकबे की बुनियाद गलत है। सर अब ये बताएं ना, अभी एनफोर्समेंट कैसे होगी? मैं इसका जवाब तो लूंगा प्रेसिडेंट चैम्बर रावलपिंडी उस्मान शौकत साहब से, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एनफोर्समेंट कैसे हो? अब आपके नजदीक क्या हाल है? देखें, बात यह है कि अगर तो गली की एक नुक्कर या बाजार की एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर से टैक्स इकट्ठा करना है तो ये तो इन्फोर्समेंट जो है वो ताजर बरादरी को साथ मिला के उनकी मदद मुआवनत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। बट FBR जो है ना इस वक्त वो इस प्लान पर नहीं सोच रहा, वो प्लान बी में चला गया और वो प्लान बी बहुत आसान है उनके लिए। वो नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद अब वो आपको बुलाएंगे। पहले तो हमने बुलाया है ताजर को। उस्मान शौकत साहब, योर टेक ऑन। वो कह रहे हैं अब FBR डायरेक्ट ही बुलाएगा और फिर बुला के खुद ही हिसाब किताब कर लेगा। जी एग्जैक्टली यही चीज हम चाह रहे हैं कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से हो, जैसे हमने कहा और अभी भी हमारे फाजिल दोस्त ने यही बात की कि जी मैं एग्री करता हूं कि कल्चर ऑफ टैक्सेशन नहीं था मौजूद। बिल्कुल कल्चर देखें, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी कॉर्पोरेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी सबको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्पोरेट्स में भी एक कल्चर तो था पहले से, लेकिन इस कल्चर को अब एट द रिटेल लेवल जो है वो लाया जा रहा है और डेफिनेटली उस कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। एट द चेंबर लेवल हम तमाम चेंबर्स इस बात को प्रमोट करते हैं कि आप जो है अपनी जो टैक्स की जिम्मेदारी है वो कौम की अदा कीजिए और उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो हमारा स्टांस है एंड वी डू बिलीव बिल्कुल कि एक कल्चर नहीं था और अब उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसमें काफी हद तक जहन साजी जब होगी तो होगा। देखिए, मैं ये बात करता हूँ आर्म ट्विस्टिंग, FBR उनको बुला ले, FBR उनके साथ दोबारा से वो अगर एक हार्श मैकेनिज्म पे भी जाना चाहेगा तो एक मसले का हल तो नहीं आएगा। अगेन लोग कोर्ट्स में चले जाएंगे, आपकी स्टे ऑर्डर्स पे काम चला जाएगा, एक लीगल बैटल शुरू हो जाएंगे। हम वो भी नहीं चाहते, उससे भी मकसद हल नहीं होता। और एक जो अफाम तफहीम से बात होती है, हम तो चाहते हैं उसी को लेके आगे बढ़ा जाए। मेरी जो इस पे सजेशन होगी कि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के जो अब नुमाइंदगान आए हैं, दे आर ऑल प्रो गवर्नमेंट, दे आर ऑल प्रो टैक्स। वो चाहते हैं कि आगे इकॉनमी का पहिया चले, तो उनके साथ एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए। जो अंजुमन ताजरान के ट्रेड लीडरान है उनको बिठाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली अब एक रियलिटी को समझ आ गई है कि टैक्स के बगैर हम नहीं आगे बढ़ सकते। वो रियलाइजेशन आ चुकी है, तो अब उसको हमें फाइन ट्यून करने की जरूरत है आपस में बैठ के। तो मैं बिलीव करता हूँ एक डायलॉग को अब हम जो करंट प्राइम मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इसको वो किया जाए तो हम वो कर सकते हैं। जिस मैं आपको बताऊं कि इस दफा जो बजट भी बना, अनफॉर्चुनेटली उसमें चेंबर्स की इनपुट्स नहीं थी। हर दफा हर साल चेंबर्स की इनपुट्स को लिया जाता है, इस दफा वो भी नहीं ली गई। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा एक्टिवली एंगेज करने की जरूरत है। 1 मिनट नईम मीर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें आप इस पर। देखें, ये अब बातें हो गई हैं पुरानी। ये जो बातें प्यार की, मोहब्बत की, अफाम तफहीम की कर रहे हैं, ये रोमांस की बातें कर रहे हैं, गले लगाने, गले मिलने की बातें कर रहे हैं, बात इससे बहुत आगे निकल गई है। हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में चली गई है भाई, हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं, जरा समझे इसको। और जब आप IMF के प्रोग्राम में कोई मुल्क होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मुमकिनात नहीं होती जो ये बातें कर रहे हैं। ये नए नए चैम्बर के प्रेसिडेंट बने हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, बट ऐसा नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तो जिन कवायद को, जवाबित को बनाया गया है, अब उनके नफाज का वक्त है। तो अब ये सूरत नफाज की तरफ जा रही है और अभी हमारा जो तरमीम हो रही है हमारे SRO में, वो तमाम तरमीम भी IMF ही के साथ मुशावरत के साथ हुई है। FBR क्या करेगा सर, जरा एक्सप्लेन तो कर दें, 30 सेकंड्स। अभी मुशावरत ताजिर बरादरी और चैम्बर्स के साथ नहीं होनी, मुशावरत इस वक्त IMF के साथ होनी है। तो उन्हीं के मशवरे से निजाम चलना है, क्योंकि पैसे वो देते हैं, हमारे तो लोग टैक्स ही नहीं देते। जो टैक्स देते हो तो उनसे मुशावरत करें ना।
जिनका जीडीपी में शेयर हो उनसे मुशावरत करें। तो सर एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर अब क्या करेगा, जरा सा एक्सप्लेन करें ना। एफबीआर अगले स्टेप में किस तरफ जाएगा? वो कहते हैं कि जिस तरीके से करेंगे, अगर आप हार जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे जिटेशन शुरू हो जाती है। जी ऐसी बात नहीं होगी। जब नोटिस आएगा तो उसकी जवाबदेही करना जो है वो जिम्मेदारी है ताजर की। अगर वो जवाब देगा जो काबिल कबूल होगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो टैक्स देगा, नहीं देगा तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, उसकी सिम बंद हो जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक, तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, एनफोर्समेंट होगी, और क्या होगा। राइट, वन लाइनर यू वांट टू ऐड उस्मान साहब, बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज द शो। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो बात, आई बिलीव इसमें ऐसा नहीं है कि जी अब आप लोगों को उठा के आप उनके खिलाफ एक एक्शन स्टार्ट करते हैं, वो इट विल नॉट ब्रिंग द रिजल्ट। आईएमएफ क्या प्रोग्राम है? आईएमएफ के प्रोग्राम तो कई हो चुके हैं, आज तो नहीं आईएमएफ का प्रोग्राम, पहले भी तो प्रोग्राम हुए हैं, और आईएमएफ ने तो हमेशा हमें यही कहा कि टैक्स नेट वाइडन करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, लेकिन जब तक आपने नहीं किया, क्या वो हल हो गया? क्या आज हमारा टैक्स आ गया? आईएमएफ का आज कौन से आईएमएफ के 25 ईयर्स से हम उस प्रोग्राम में हैं, क्या वो हल हम आईएमएफ का प्रोग्राम आपने मुकम्मल किया सवाए की सागदार के दौर में? सारे आईएमएफ के प्रोग्रामों से तो आप भगोड़े पड़े हैं रियासत पाकिस्तान को हाथ मिलाना पड़ेगा। हम झूठ बोलते हैं आईएमएफ के साथ, हम पर एतबार नहीं करता, आना देला हमें आईएमएफ या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मेरे हमारी सारी चीजें वो कहते हैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नईम मीर साहब, थैंक यू सो, का बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान, और हमारे साथ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे उस्मान शौकत साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये एक हकीकत है कि टैक्स नेट ब्रॉडन भी करना है, और रियल टर्म्स में जो टैक्स पे करना है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा और इसी तरह हम कर्जों के भंवर में धंसते रहेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।